आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बिहार में सुशासन बाबू की बम्पर जीत, महागठबंधन को मिला 2/3 बहुमत, लालू का जमकर चला सिक्का, आरजेडी बनी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी। बिहार की जनता ने पीएम मोदी को नकारा, एनडीए को मिली सिर्फ 59 सीटें, नहीं चले पासवान, मांझी और कुशवाहा, मोदी के विकास के नारे पर भारी पड़ी नीतीश की छवि। लालू नीतीश लहर में कांग्रेस के भी बल्ले बल्ले, 10 साल बाद दहाई के आंकड़े को किया पार, लालू ने कहा मोदी को का घमंड हुआ चकनाचूर। लालू यादव का ऐलान, मोदी के खिलाफ पूरे देश में चलाएंगे अलख, लालटेन लेकर सबसे पहले जाएंगे काशी, नीतीश ने कहा बिहार के स्वाभिमान की हुई जीत। बिहार में शिकस्त के बाद अपनों ने नेतृत्व पर उठाए सवाल, शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा हमला, कहा जनता ने बताया बिहारी और बाहरी का फर्क, आरके सिंह ने भी दागे कई सवाल। करारी हार के बाद बीजेपी में उथल पुथल, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति हुई फ्लॉप, बड़ा सवाल पार्टी में अमित शाह का क्या होगा भविष्य। बिहार के नतीजों से शिवसेना का खिला चेहरा, उद्धव ठाकरे ने दी नीतीश को बधाई, नीतीश की ऐतिहासिक जीत पर अरविंद केजरीवाल की भी मुबारकबाद। और 88 साल के हुए बीजेपी के लौह पुरुष, पीएम और अमित शाह ने दी बधाई, लेकिन जन्मदिन पर आडवाणी को बीजेपी नहीं दे पाई जीत का तोहफा। सुशासन बाबू 7:30 पर। नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं सुजाता। 2005, 2010 और 2015 लगातार तीसरी बार नीतीश कुमार को मौका मिला है बिहार का नेतृत्व करने का, बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार अकेले नहीं है, बल्कि लालू यादव की भी 10 साल बाद बिहार की सत्ता में वापसी हो गई है, वो भी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। देश के मुख्यमंत्रियों में नीतीश काफी चर्चित शख्सियत रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को कितना आप जानते हैं? नीतीश का राजनीतिक करियर भी कई लोगों के लिए अभी तक अनछुआ रहा है। 10 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए नीतीश जब एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने वाले हैं, आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अहम बिंदु। राजनीति के मैदान में बदलते वक्त के बावजूद बस एक ही कुमार का नाम गूंजता चला आ रहा है और वो नाम है नीतीश कुमार का। बिहार के छोटे से गांव बख्तियारपुर में जन्म लेने वाले नीतीश कुमार आज देश की राजनीति का एक अहम चेहरा बन गए हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से बिहार की जनता ने उन्हें अपने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। इस जीत में जहां लोगों का समर्थन है, तो ये साफ दिखता है कि लोगों के मन में कुछ आशा है। बिहार को आगे बढ़ना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार अब राजनीति की नभी तुली भाषा बोलने लगे हैं, लेकिन बचपन में नीतीश एकदम शांत स्वभाव के थे। नीतीश को बचपन से जानने वालों के मुताबिक नीतीश दूसरे बच्चों की तरह ज्यादा खेलने कूदने वाले नहीं थे। वो अपना ज्यादातर वक्त पढ़ने में बिताते थे। 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में इसी मकान में नीतीश कुमार का जन्म हुआ। इस घर के आंगन में खेलते हुए बड़े होने वाले नीतीश आसपास के बच्चों से मिलजुल कर रहते थे। नीतीश के पिता आयुर्वेदाचार्य होने के साथ साथ कांग्रेस की राजनीति में भी सक्रिय थे। नीतीश को जानने वालों के मुताबिक इसी चीज ने नीतीश को बचपन से ही राजनीति के करीब ला दिया। बख्तियारपुर के इसी स्कूल में नीतीश कुमार ने अपनी पढ़ाई पूरी की। नीतीश बचपन से ही पढ़ने में तेज थे और पढ़ने का यही शौक उन्हें पटना कॉलेज ऑफ साइंस ले आया। फिर उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। 22 फरवरी 1973 को नीतीश का विवाह मंजू कुमारी सिन्हा के साथ हुआ। मंजू पेशे से एक अध्यापिका थीं। मंजू सिन्हा का निधन 2007 में 53 साल की उम्र में हुआ।
नीतीश को आज भी उनके करीबी मुन्ना नाम से बुलाते हैं। अरुण सिन्हा की किताब नीतीश कुमार द राइज ऑफ बिहार में नीतीश कुमार के बारे में कई अनछुए और दिलचस्प प्रसंग उजागर हुए। 1972 की सर्दियों में जब नीतीश कुमार के पिता ने उनकी शादी मंजू कुमारी से तय कर दी, तब भी नीतीश की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर मंजू से मिले। मंजू उस समय पटना विश्वविद्यालय के मगध कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी, जो इंजीनियरिंग कर रहे नीतीश कुमार के कॉलेज से कुछ ही कदम की दूरी पर था। इस बात को लेकर नीतीश के 3 दोस्त अरुण, कौशल और नरेंद्र उनकी खूब खिंचाई किया करते थे। एक दिन नीतीश के तीनों दोस्तों ने तय किया कि वो मगध महिला कॉलेज जाकर मंजू से मिलेंगे। तीनों मिशन मंजू पर निकले। फोटो के आधार पर उन्होंने नीतीश कुमार की होने वाली पत्नी की पहचान की, उनसे मिले और विजयी भाव से हॉस्टल लौट गए। तब वहां आकर नीतीश से कौशल ने कहा, तुमसे पहले तुम्हारी पत्नी को हमने देख लिया है, वो बेहद खूबसूरत है और उनकी हंसी उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। इस पर नीतीश ने जोर का ठहाका लगाया और कहा कि अब उनके पास 3 तिलंगों का एक्सीलेंस सर्टिफिकेट है। किताब में यह भी लिखा गया है कि नीतीश के पिता ने शादी में 22,000 रुपए दहेज लेना तय किया था, जो नीतीश के विरोध के कारण संभव नहीं हो सका और पटना के लाजपत राय हॉल में बेहद सादगी से शादी संपन्न हुई। लेकिन कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में शामिल होने वाले नीतीश कुमार का असली उदय होना अभी बाकी था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। जी हाँ, तो हम सुना रहे हैं आपको सुशासन बाबू की कहानी। 70 के दशक में इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार के साथ पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार भी उस आंदोलन से जुड़ गए। जेपी के इस आंदोलन ने केंद्र की इंदिरा सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई। तब इस आंदोलन में कई युवा नेता उभर कर सामने आए। इनमें से एक थे नीतीश कुमार। जयप्रकाश नारायण, जिनकी हुंकार पर नौजवानों का हुजूम सड़कों पर निकल पड़ता था। यह उनका ही प्रभाव था कि बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी। और जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन गए। लालू प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या फिर सुशील मोदी, आज के सारे नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति को अपने अपने ढंग से प्रभावित किया। नीतीश की राजनीतिक करियर को भी यहीं से उछाल मिला। नीतीश राजनेताओं की समाजवादी ब्रिगेड से आते हैं। राजनीति का ककहरा उन्होंने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, एसएन सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह जैसे धुरंधरों से सीखा। नीतीश ने 1974 से लेकर 1977 तक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया। तब नीतीश के साथी आनंद मोहन सिंह हुआ करते थे। नीतीश उस वक्त के बड़े नेता सत्येंद्र नारायण सिंह के करीबी थे, लेकिन कांग्रेस विरोध से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले नीतीश ने अब इन चुनाव में कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ा। जेपी और लोहिया के शिष्य नीतीश का विरोध इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी को साथ लेकर नीतीश ने लालू के जंगल राज के खिलाफ ही बिहार की लड़ाई लड़ी थी। वो इस बिहार को एक नई रोशनी में भी ले गए, लेकिन आज लालू भी उनके साथ हैं। साल 1985 में नीतीश ने अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद नीतीश तेजी से आगे बढ़ते गए। 1987 में उन्हें बिहार युवा लोक दल की कमान मिल गई। इस वक्त तक लालू यादव बिहार की राजनीति में अपनी जगह बना चुके थे और इस वक्त तक नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद यादव के साथ थे। नीतीश कुमार और 80 के दशक की बिहार की बात हो तो ये संभव नहीं है कि लालू प्रसाद यादव उससे छूट जाए। अब तो बिहार में अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का झंडा उठाए नीतीश पार्टी का एकमात्र बड़ा चेहरा है, लेकिन एक वक्त पर नीतीश को लालू का चाणक्य कहा जाता था। बिहार में लालू गरीबों और पिछड़ों के मसीहा बन चुके थे।
लेकिन नीतीश कुमार की अपनी कोई पहचान नहीं थी। नीतीश कुमार एंड द राइज ऑफ बिहार में भी लालू की शुरुआती राजनीति और बाद में मंडलवादी राजनीति पर भी लेखक ने लगातार टिप्पणी की है। 2005 में जब नीतीश ने बिहार की सत्ता संभाली, तब के बिहार में और आज के बिहार में बदलाव साफ देखा जा सकता है। लालू राज से उम्मीद खोए बिहार को नीतीश ने एक नई दिशा दी। इससे कौन इनकार कर सकता है, लेकिन ये काम उन्होंने बीजेपी को साथ लेकर किया। इसी तरह की एक कहानी है लालू यादव से जुड़ी। किताब में लिखा गया है कि नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो राबड़ी देवी को पटना का एक अणिमार्ग का बंगला खाली करना था। हालांकि ये बंगला मुख्यमंत्री के बंगले के तौर पर चिन्हित नहीं था, लेकिन फिर भी नीतीश उसके प्रतीकात्मक महत्व को लेकर उस बंगले में ही रहना चाहते थे। प्रतीकात्मक महत्व ये कि पिछले 15 सालों से सत्ता का केंद्र रहे उस बंगले में अब सूबे का नया निजाम रहेगा। लालू यादव ने तमाम तिकड़मबाजियां की और 4 महीने तक बंगला खाली नहीं किया। बंगला खाली किया तो उस बंगले के लॉन की मिट्टी अपने नए घर के लॉन में डलवाई। इसके पीछे इस बात का विश्वास था कि धरती माँ फिर से उनका भाग्य चमकाएंगी। बाद में जब सरकारी अधिकारियों को उनका बंगला मिला, यानी कि एक अणिमार्ग, तो उसकी दीवारों पर सिंदूर के निशान, हथेलियों की छाप और तमाम तरीके के आडंबर भी मिले। माना गया कि ये सारा अनुष्ठान नीतीश राज के जल्द खत्म होने के लिए किए गए थे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से शुरू हुई नीतीश की राजनीति एक नए मोड़ पर 2010 में आई। 2004 तक अटल सरकार में रेल मंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। वहीं 2002 से ही नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नीतीश और मोदी की दोस्ती के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा था कि 2009 के आम चुनावों के परिणाम से ठीक एक दिन पहले एनडीए की रैली हुई और इनकी दोस्ती के लिए नासूर बन गई। मोदी मंच पर आए और आगे बढ़कर नीतीश से हाथ मिलाया। ठीक उसी वक्त 2 हाथ ऊपर उठे और कैमरों ने दोस्ती की नई तस्वीर को कैद कर लिया। 2010 के मध्य में ही इन्हीं नीतीश कुमार ने गुजरात की मोदी सरकार द्वारा भेजी गई 5 करोड़ की रुपए की राहत राशि वापस लौटा दी। मोदी सरकार ने इस राशि को 2008 में कोसी नदी की विध्वंसकारी बाढ़ के पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए भेजा था। नीतीश का कहना था कि मोदी ने राहत राशि तो दी, लेकिन गुणगान क्यों किया? मदद करने वाला झुका होता है। ये सब बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुआ था। राज्य में मोदी फैक्टर मुस्लिम वोटों में बिखराव न करे, इसके लिए नीतीश कुमार का ये बहुत बड़ा दांव था। इस बड़ी जीत ने नीतीश कुमार को जोश से भर दिया और वो नरेंद्र मोदी को अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखने लगे। अहम की लड़ाई बढ़ती जा रही थी। साल 2014 आते आते नीतीश को यह आभास हो गया कि वो एनडीए में अपने आप को सर्वमान्य नेता साबित नहीं कर पाएंगे। लिहाजा मोदी और बीजेपी के नाम पर उन्होंने बीजेपी से अपना किनारा करना बेहतर समझा और सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाकर वो एनडीए से अलग हो गए। चेक वापसी के इस एपिसोड से अलग नीतीश कुमार एक विज्ञापन से भी खासे नाराज हुए, जिसमें उन्हें और मोदी को एक दूसरे का हाथ उठाए हुए दिखाया गया था। यह विज्ञापन पटना में बीजेपी बैठक से पहले चर्चा में आया। नीतीश इससे इतना नाराज हुए कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ डिनर कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू उस वक्त बिहार के नेतृत्व वाली एनडीए में सहयोगी दल थी। नीतीश की पार्टी ने इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। 2005 में नीतीश ने बीजेपी की मदद से सत्ता के नेतृत्व में वो पहुंचे, लेकिन 2013 आते आते प्रधानमंत्री मोदी, जो उस वक्त सिर्फ एक उम्मीदवार थे, उनकी वजह से गठबंधन तोड़ लिया और 2014 में तो ऐसा लगा कि शायद नीतीश ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, लेकिन वो उससे उभरे। कैसे, बात करेंगे इसकी एक छोटे से ब्रेक के बाद। लालू की जबरदस्त वापसी, एक बार फिर बने किंग मेकर। लेकिन क्या है लालू यादव की राजनीति? कैसी है लालू की विरासत?
आज रात 9:30 पर। सच हुई भविष्यवाणी। लाइव इंडिया पर पंडित राजकुमार शर्मा जी ने की थी भविष्यवाणी। 9 ग्रह 12 राशियां 27 नक्षत्रों के माध्यम से नीतीश कुमार जो है पुनः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की जीत की भविष्यवाणी। आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Buddh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। तो बिहार में बहार हो और फिर एक बार नीतीश कुमार हो। बहार होगी या नहीं ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन फिर से एक बार नीतीश कुमार हैं बिहार में। और नीतीश के अहम पर एक बार तब चोट पड़ी थी जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था, यानी 2014 में। मोदी के नेतृत्व में एनडीए की जीत एक दिन बाद ही नीतीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक ऐसे शख्स को चुना जिसका नाम बहुत कम ही लोग जानते थे। वो थे जीतन राम मांझी। नीतीश की मंशा थी कि ऐसा कर वो मोदी का सामना करने से भी बच जाएंगे और बिहार में सरकार की डोर भी उनके हाथ में रहेगी। इसी फैसले से राज्य में जातीय गणित भी उनके पक्ष में जाने वाले थे। अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर वो इस समुदाय में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते थे। नीतीश की ये योजना हालांकि उल्टा उन्हीं के लिए भारी पड़ गई और अपने उत्तराधिकारी से लड़ाई की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। राज्य में चुनाव से तुरंत पहले वो दोबारा मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे। नीतीश कुमार, जिनका वोट बैंक एनडीए से अलग होने और अपने उत्तराधिकारी जीतन राम मांझी से झगड़े के बाद ढलान पर था, उन्होंने अब 2010 की गलती को नहीं दोहराने का फैसला किया। जब नेपाल में आए भीषण भूकंप का असर बिहार में हुआ, तब नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति बदल दी। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार की भेजी हुई मदद को हाथों हाथ लिया। मुकाबला करने का सही तरीका सहयोग से ही हो सकता है, इस बात को समझते हुए नीतीश कुमार ने मदद के लिए मोदी सरकार का आभार भी जताया। यही नहीं, पिछले साल भी जब कोसी में बाढ़ की संभावना पर केंद्र सरकार की कार्रवाई पर न तो मांझी ने और न ही नीतीश ने टकराव की स्थिति पैदा होने दी थी। बिहार की राजनीति में अब सेक्युलर और कम्युनल की बहस पुरानी बात हो गई है। अब सभी विकास की नाव में सवार हो चुके हैं। अब विकास की बातें हर दिशा में सुनाई देने लगी हैं। इसी बदलाव की राजनीति को लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी महसूस किया था। आज बिहार में एक सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश ने लालू के साथ गठबंधन क्यों किया? क्योंकि पूरे विश्वास के साथ तो सटीक जवाब खुद नीतीश भी नहीं दे पा रहे हैं। ये चुनाव शुरू से ही सीएम नीतीश बनाम पीएम मोदी रहा है।
नीतीश कुमार ने पब्लिसिटी का ठेका उन्हीं प्रशांत किशोर को दिया जिन्होंने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रचार की कमान संभाली थी और अब की बार मोदी सरकार की टैगलाइन दी। इस बार बिहार के लिए टैगलाइन दी फिर एक बार नीतीश कुमार। ये और बात है कि नीतीश कुमार ने 2 चुनाव डोर टू डोर कैंपेन और अपने विकास के दम पर जीती। बाकी कई बातें शंकरसन ठाकुर की सिंगल मैन से मिलती जुलती है। नीतीश लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत के 5 कार्ड गिनाते हैं। विकास, जाति, ओबीसी का चाय वाला चेहरा, यूथ और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। इन्हीं 5 की टक्कर में नीतीश ने लालू से गठबंधन किया। विकास पुरुष नीतीश खुद हैं। जाति के संतुलन के लिए ही नीतीश ने लालू को अपने साथ मिलाया। ओबीसी के 14% यादवों को साधने के लिए नीतीश ने लालू को अपने साथ रखा। 16% मुस्लिम वोटर भी कम नहीं होते हैं। 4% कुर्मी और 8% कोयरी हमेशा से महागठबंधन के परंपरागत वोटर रहे हैं। बिहार में जाति एक बड़ा सच है जिसे नीतीश कुमार भी मानते हैं। इसलिए जाति और धर्म के हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन का पलड़ा एनडीए से पहले ही भारी था। और आज चुनावों के नतीजे आने के बाद सुशासन बाबू एक बार फिर बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को तैयार है। लालू के साथ नीतीश के गठबंधन के आगे बीजेपी और उसके साथी दल टिक नहीं पाए और नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी रणनीति की बदौलत बिहार जीतने में कामयाब हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, कई समझौते भी किए, लेकिन इस बीच उनकी सोशल इंजीनियरिंग और साथ ही न्याय के साथ विकास के फॉर्मूले ने उन्हें कई नए नए मुकाम दिलवाए, कई सम्मान भी दिलाए। बात करेंगे उनकी भी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लालू की जबरदस्त वापसी, एक बार फिर बने किंग मेकर। लेकिन क्या है लालू यादव की राजनीति, कैसी है लालू की विरासत? आज रात 9:30 पर। सच हुई भविष्यवाणी। लाइव इंडिया पर पंडित राजकुमार शर्मा जी ने की थी भविष्यवाणी। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों के माध्यम से नीतीश कुमार जो है पुनः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश की जीत की भविष्यवाणी। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए उद्योग ऑक्सीजन का काम करते हैं। जहां भी उद्योगों को पनपने का मौका मिलता है, वहां न सिर्फ रोजगार के प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष साधन भी मुहैया होते हैं। औद्योगिक विकास अपने साथ
कई तरह की सकारात्मक संभावनाओं को भी लेकर आता है। इसीलिए समाजवादी सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। उत्तर प्रदेश की विकास रफ्तार बढ़ाने की दिशा में समाजवादी सरकार के निर्णयों की सबसे बड़ी खासियत है कि विकास के लिए उद्योगों को जहां बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, वहीं नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर किसानों और आम जनता से जुड़े सभी पहलुओं का भी उचित ध्यान रखा गया है। जनपद उन्नाव में ट्रांस गंगा औद्योगिक क्षेत्र के विकास का फैसला सभी को इसके साथ ही इस आधुनिक शहर में हरियाली का भी भरपूर ध्यान रखा गया है और इसके लिए परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 19% जमीन को आरक्षित किया गया है। 1131 एकड़ में स्थापित किए जाने वाले इस अत्याधुनिक शहर में उन्नाव जनपद के 3 गांवों की भूमि अधिग्रहित हुई है। इसमें शंकरपुर सराय ग्राम की 846.197 एकड़, मनभावन गांव की 336.940 एकड़ एवं कन्हाऊपुर की 30.763 एकड़ भूमि है। इसके साथ ही इस योजना का मास्टर प्लान भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर बेहद खास डिजाइन तैयार किया गया है। मास्टर प्लान को देखकर ही इस शहर के बेहद भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होने का एहसास होता है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर हाईटेक सिटी के निर्माण के लिए इससे जुड़े हर पहलू का बारीकी से ध्यान रखा गया है। इसमें सुरक्षा इंतजाम भी बेहद खास होंगे और कामकाज के लिहाज से भी सभी सुविधाएं होंगी। इस शहर के निर्माण को लेकर दुनिया भर के आधुनिक शहरों की सुविधाओं का भी गहन अध्ययन किया गया है, जिससे यूपी की हाईटेक सिटी हर मामले में अव्वल हो। दरअसल बदलते परिवेश में हर व्यक्ति के रहन सहन के तरीके में बदलाव आया है और लोगों की जरूरतें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि नई अवधारणा और आवश्यकताओं के आधार पर हाईटेक शहर विकसित किए जाएं, ताकि लोगों को सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल सकें और उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी इसी सोच को मूर्त रूप देते हुए उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे अत्याधुनिक हाईटेक सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब तक उत्तर प्रदेश में हाईटेक औद्योगिक सिटी के बारे में कल्पना करना भी बड़ी बात थी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में इसे अमली जामा पहनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, उससे इसे जमीनी धरातल पर उतरते देर नहीं लगेगी। प्रदेश सरकार के फैसले के तहत निजी सार्वजनिक सहभागिता पीपीपी के आधार पर विकसित की जाने वाली इस हाईटेक औद्योगिक सिटी को गंगा पार इलाके में बसाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में अन्य हाईटेक शहरों के विकास को बढ़ावा देने का ऐलान भी किया है, जिसकी ये महज शुरुआत है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में इस तरह की अन्य योजनाएं भी लोगों के सामने आ सकेंगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा ट्रांस गंगा क्षेत्र में इस औद्योगिक नगर की स्थापना की जाएगी। प्रस्तावित नगर 1131 एकड़ के क्षेत्र में बसाया जाएगा और ये चारों तरफ से दीवार से घिरा होगा। इस पूरे नगर में अंडरग्राउंड वायरिंग, केबलिंग, गैस आपूर्ति, जलापूर्ति, ऑप्टिक फाइबर इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक नगर में निर्मित की जाने वाली इमारतें 28 से 35 मंजिला होंगी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों, बीपीओ, वित्तीय संस्थानों, होटलों इत्यादि की स्थापना प्रस्तावित है। अपने आप में बेहद अनोखी ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी जब अस्तित्व में आएगी तो इसकी विशाल और ऊंची इमारतें उत्तर प्रदेश का एक अलग ही नक्शा पेश करेंगी। इस शहर को बसाने में विदेशी पूंजी निवेश भी होगा। खास बात है कि समाजवादी सरकार ने इस हाईटेक सिटी को लेकर जमीन अधिग्रहण में आने वाले किसानों की समस्याओं का पूरी तरह से ध्यान रखा। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने किसानों को दी जा रही मुआवजे की राशि 5 लाख से बढ़ाकर
7 लाख रुपए प्रति बीघा करने का अहम फैसला किया। हाईटेक सिटी उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश